कि विद्युत धारा किसे कहते हैं? जैसे में हम लोग के घर पे जो लाइट जलती है ना या टॉर्च जलाते हैं ना, उसमें विद्युत धारा का प्रवाह होता है और टॉर्च जलता है या लाइट जलती है या टीवी जलती है या पंखा चलता है। समझ गए? तो ये विद्युत धारा के बारे में पढ़ने वाले। विद्युत धारा है क्या? ये मान लो ये चालक तार है। क्या है? ये चालक तार है। तो ये विद्युत धारा इसमें कैसे प्रवाहित होती है? इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? मुक्त इलेक्ट्रॉन। प्रत्येक चालक तार में मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। जब इसमें विद्युत धारा का प्रवाह करते हैं तो वो गतिशील हो जाते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं, विद्युत धारा का प्रवाह होने लगता है। तो यानी कि परिभाषा हम लोग का है कि किसी चालक तार से आवेश के प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। अब आवेश क्या है ये जानिए, लेकिन सबसे पहले विद्युत धारा के बारे में पूरी तरह से जान लेते हैं। कहेंगे किसी चालक तार से आवेश के प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत धारा को आई से सूचित किया जाता है। किससे सूचित किया जाता है? आई से। और इसका स्थायी मात्रक एम्पियर ए होता है। क्या होता है? एम्पियर ए होता है। अब देखिए आवेश क्या है? आवेश क्या है तो जरा जानिएगा। आवेश को जानने से पहले आपको जानना पड़ेगा परमाणु। क्या जानना पड़ेगा? परमाणु। तो ये जो परमाणु होता है ना, तो परमाणु के 3 मौलिक कण है। एक है इलेक्ट्रॉन, दूसरा है प्रोटॉन, तीसरा है न्यूट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन जो होता है परमाणु के चारों ओर चक्कर लगाता है और जो ऋणावेशित कण होता है, क्या होता है? ऋणावेशित कण होता है। और जो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होता है ये परमाणु के नाभिक में होता है। नाभिक को इंग्लिश में बोलते हैं न्यूक्लियस। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस बोलते हैं। अब देखिए जो प्रोटॉन होता है धनावेशित कण होता है, इसमें प्लस चार्ज होता है यानी कि पॉजिटिव होता है। क्या होता है? पॉजिटिव। और जो न्यूट्रॉन होता है ये न्यूट्रल होता है यानी कि अनावेशित, यानी कि कोई आवेश इस पर नहीं होता है, शून्य आवेश होता है। ठीक ना? समझ में आ रही है? इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित, इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित यानी कि ऋणावेशित यानी कि मतलब निगेटिव चार्ज उस पर होता है। चार्ज में आवेश होता है, ऋण के मतलब होता है निगेटिव, यानी कि इस पर होता है निगेटिव चार्ज, और प्रोटॉन पर होता है पॉजिटिव चार्ज, और न्यूट्रॉन पर होता है कौन सा? यानी कोई चार्ज नहीं होता है, न्यूट्रल होता है। देखिए ना, एन से न्यूट्रल, पी से पॉजिटिव हो गया, और निगेटिव क्या बचा भैया? इलेक्ट्रॉन। तो कहेंगे परमाणु के नाभिक में क्या क्या होता है? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होता है। और ये किनारे किनारे चक्कर क्या लगाता है? इलेक्ट्रॉन लगाता है। जब यही परमाणु किसी को इलेक्ट्रॉन त्याग करता है, चाहे किसी से इलेक्ट्रॉन लेता है, तो उस समय आवेश की उत्पत्ति होती है। क्या होती है? आवेश की उत्पत्ति होती है। आखिर आवेश क्यों उत्पत्ति होती है जरा ध्यान दीजिएगा। दुनिया के किसी भी परमाणु में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या समान होती है, अर्थात धन आवेश और ऋण आवेश, यानी कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होगी, यानी कि इस पर प्रोटॉन पर धन आवेश, इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश। जब संख्या समान होती है तो क्या होता है कि परमाणु उदासीन हो जाता है, यानी कि धन आवेश ऋण आवेश जब, यानी कि जैसे मान लीजिए 5 रुपए को उधार लिए या किसी से ऋण लिए, ऋण आवेशित है, अब 5 रुपया पॉकेट में लिए हैं, तो हम क्या धन आवेशित है कि ऋण आवेशित? भैया न्यूट्रल है, क्योंकि मेरे पास एक भी रुपये, जो 5 रुपये दिख रहा है मेरा नहीं है, जिससे ऋण लिए हैं उसका है। समझ में आ रही है? न्यूट्रल है, ना तो मेरे पास, ना तो किसी का ऋण है और ना किसी प्रकार का मेरे पास धन है, तो हम उदासीन है। क्या है? उदासीन है। उसी प्रकार से प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या दुनिया के प्रत्येक परमाणु में क्या होता है? समान होता है, बराबर होता है। इसलिए परमाणु क्या होता है? उदासीन होता है, विद्युत उदासीन होता है। समझ में आ रही है? तो जब जैसे ही मान लीजिए कि इसके पास 8 गो प्रोटॉन है, कई गो प्रोटॉन है? 8 गो प्रोटॉन है, 8 गो इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन है तो पॉजिटिव होगा प्लस में, 8 गो इलेक्ट्रॉन है माइनस में। ठीक, मान लीजिए कि ये दे दिया 2 गो किसी को इलेक्ट्रॉन, तो बचा -6, तो ये प्लस में बचेगा कि माइनस में? अब प्लस में 2 गो बच गया ना, बच गया ना प्लस में। अब ये इलेक्ट्रॉन दिया प्लस में हो गया, यानी पॉजिटिव हो गया। क्या हो गया? पॉजिटिव हो गया। अब कभी भी दुनिया के कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन का ही आदान प्रदान करता है, यानी लेन देन करता है। समझ में आ गया? यानी कि किसी को देगा तो इलेक्ट्रॉन ही देगा, लेगा तो इलेक्ट्रॉन ही लेगा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नहीं। ठीक ना? तो मान लीजिए किसी को इलेक्ट्रॉन 2 गो दे दिया तो क्या बन गया? पॉजिटिव। क्या हो गया? पॉजिटिव, यानी कि इस पर धन आवेश उत्पन्न होगा। कौन सा आवेश उत्पन्न होगा? धन आवेश उत्पन्न होगा। और जब यह केहू से प्रोटॉन 2 गो और इलेक्ट्रॉन 2 गो ले लेता है, तो यहाँ पे 10 गो इलेक्ट्रॉन हो जाता है ना। अब ये प्लस में नहीं बचता, माइनस में 2 बचता ना, तो ये क्या होता है? ऋण आवेशित, यानी निगेटिव चार्ज इस पर उत्पन्न होता है। समझ में आ रही है? तो अब जानिए, सुनिए, जब कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन को त्याग या ग्रहण करता है तो उस पर क्या होता है? आवेश उत्पन्न होता है। क्या उत्पन्न होता है? यानी कि किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की अधिकता या कमी क्या कहलाती है? आवेश कहलाती है। क्या कहलाती है? आवेश कहलाती है। आवेश को
क्यू द्वारा सूचित किया जाता है। किसके द्वारा सूचित किया जाता है? क्यू द्वारा सूचित किया जाता है। किसके द्वारा? क्यू द्वारा। किसके द्वारा? और इसके स्थायी मात्रक होता है कूलम्ब होता है। क्या होता है? कूलम्ब। कूलम्ब को सी द्वारा सूचित किया जाता है। समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? आवेश मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, एक धनावेशित और दूसरा ऋणावेश होते हैं। धनावेश किसे कहते हैं? जब कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन को त्याग करता है तो उस पर उत्पन्न आवेश को धनावेश कहते हैं। क्या कहते हैं? धनावेश। यानी कि जब कोई इलेक्ट्रॉन को दे देगा, केहू दूसरे कोई परमाणु होगा, इलेक्ट्रॉन दे दिया, उस पर जो उत्पन्न आवेश होगा धनावेश होगा। यहाँ पे समझाएं जिसे में, ठीक ना। अब ऋणावेश किसे कहते हैं? जब कोई परमाणु इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करता है, यानी कि ग्रहण करे, यानी कि ले ले अपने पास दूसरा कोई से, तो उस पर जो आवेश उत्पन्न होगा उसे ऋणावेश कहेंगे। समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? एकदम पक्का ना? कोई डाउट है? अरे खाना नहीं खाएगा हो? खाए तो कहीं तो पोलियो लेगा बोले, आ रही समझ में ना? लग रहा है कि पोलियो मारा है। आगे चलिए। अच्छा, महिला विभाग में सबको क्या समझ में आ रहा है? कम समझ में आ रहा है? रख के आए कि दिमाग तका पर रख के? अरे लेके आए कि तका पर रख के? लेके आए। विश्वास है? कौन ठीक? आगे ये आवेश समझ में आ गया, विद्युत धारा, धनावेश, ऋणावेश। अब आता है चालक पदार्थ किसे कहते हैं। बड़ा मस्त, एकदम आसान है, जैसा इसका प्रश्न है वैसे उत्तर है। कहेंगे वे पदार्थ जिसे विद्युत धारा का, वे पदार्थ जिसे विद्युत धारा प्रवाहित किया जा सके उसे चालक पदार्थ कहते हैं, या वे पदार्थ जो विद्युत धारा का चालन करे उसे चालक पदार्थ कहते हैं। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? चालक पदार्थ। ए भैया, लकड़ी में विद्युत धारा प्रवाहित होता है क्या? नहीं होता है, तो ये अचालक पदार्थ है। समझ गए? चालक पदार्थ किसे कहते? कैसे? एक एग्जाम्पल देख लीजिए। क्या क्या है? कहेंगे सोना, चांदी, लोहा, जस्ता, एल्युमिनियम, कॉपर, ये सब क्या है? चालक पदार्थ है। क्या है? क्योंकि इन सब से तार बनाया जा सकता है और विद्युत धारा प्रवाहित किया जा सकता है। समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? आगे अब अचालक पदार्थ किसे कहते हैं? कहेंगे अचालक पदार्थ। कहेंगे अचालक पदार्थ किसे कहेंगे? कहेंगे वे पदार्थ जो विद्युत धारा का चालन नहीं करते हैं, या वे पदार्थ जिनसे होकर विद्युत धारा का प्रवाहित न किया जा सके तो उसे अचालक पदार्थ कहते हैं। जैसे सूखी हुई लकड़ी हो गया, प्लास्टिक हो गया, ईंट हो गया, पत्थर हो गया, और शीशा हो गया, एबोनाइट का छड़ हो गया, सूखा कपड़ा हो गया, इत्यादि। ये सभी चीजें क्या है? अचालक पदार्थ है। समझ में आ रही है? सूखी हवा हो गई, अचालक पदार्थ है। अगर हमसे पूछेगा क्या शुद्ध, अरे शुद्ध जल चालक पदार्थ है? अचालक पदार्थ है? अचालक पदार्थ है। शुद्ध जल अचालक पदार्थ है। वर्षा का जल चालक पदार्थ है। अम्लीय जल चालक पदार्थ है। क्षारीय जल चालक पदार्थ है। और फिर हमसे पूछ सकता है कि लवण वाले जल, जैसे लवण, नमक वाले जल अगर मिला देंगे, बना देंगे, नमक को जल में घोल दीजिएगा तो नमक एक प्रकार का लवण है, तो वो क्या होता है? चालक पदार्थ होते हैं। समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? अब आते हैं विद्युत विभव किसे कहते हैं। अब देखिए विद्युत विभव किसे कहते हैं? तो इकाई धनावेश को, आवेश शून्य जानते हैं ना किसे कहते हैं? यहाँ पे आवेश पढ़े। तो इकाई धनावेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य किया जाता है उसे क्या कहते हैं भैया? विभव, विद्युत विभव कहते हैं। क्या कहते हैं? विद्युत विभव कहते हैं। और विद्युत विभव को भी द्वारा सूचित किया जाता है। किसके द्वारा सूचित किया जाता है? भी द्वारा। और इसका स्थायी मात्रक होता है वोल्ट। क्या होता है? वोल्ट होता है। और वोल्ट को भी भी द्वारा सूचित किया जाता है। ठीक है ना? जैसे भैया बल्ब जलती है ना, इसे यहाँ पे आवेश लाया था अनंत से, कहीं बुढ़वे से ला दे बेलो नहीं, बुढ़वा में ट्रांसफार्मर से दूसरा जगह से आता है ना। इसीलिए कहता है कि इकाई धनावेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य किया जाता है उसे आवेश यानी कि विद्युत विभव कहा जाता है। अब देखिए जो विद्युत विभव यानी कि कह सकते हैं कि विभव बराबर विभव बराबर कार्य बटा में आवेश। क्या कह सकते हैं? कार्य बटा में आवेश। विद्युत विभव को भी से सूचित किया जाता है, कार्य को W से, आवेश को Q से। बात सही है? अब देखिए विद्युत विभव का सूत्र क्या होता है? अरे विद्युत विभव का स्थायी मात्रक होता है वोल्ट V, और W यानी कि कार्य का स्थायी मात्रक होता है जूल J, और आवेश Q का स्थायी मात्रक क्या होता है? कूलाम C बताया गया है। इसको इसको Q से सूचित किया जाता है, इसका Q कह सकते हैं ये भी, और इसका स्थायी मात्रक क्या होता है? कूलाम C होता है। तो ये भैया इसको Q को C द्वारा यानी कि कह सकते हैं ये क्या है? वोल्ट है। क्या है? वोल्ट है। ये जूल है और ये कूलाम है, यानी कि V बराबर J बाई में C।
यानी कि जूल प्रति कूलम को क्या कहते हैं, वोल्ट कहते हैं। एक सूत्र निकल के आ गया, यानी कि एक परिभाषा कर सकते हैं जूल प्रति वोल्ट। हम पूछा जाएगा वोल्ट किसे कहते हैं, तो कहेंगे जूल प्रति कूलम को वोल्ट कहते हैं। समझ में आ रही है? मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो इस वीडियो के लिए लाइक सब्सक्राइब मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? पक्का? आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिए विभवांतर किसे कहते हैं। विभवांतर, अब ये हमारे विद्युत परिपथ में ना, यानी कि किसी भी दो बिंदु ले लीजिए, एक यहाँ के बिंदु कहीं भी ले लीजिए, आप चाहें तो आप जहाँ से लाइन फंसा कर ला रहे हैं ना, यानी कि लाइन जहाँ से आपका आ रहा है मेन कनेक्शन, शुरू में ले लीजिए और कहीं लास्ट में ले लीजिए, चाहे कहीं दो बिंदु पर ले लीजिए, और एक बिंदु जहाँ से आ रही है उधर से एक उस बिंदु का विभव मापिए, और दूसरा जहाँ पे दूसरा बिंदु बने हैं वहाँ का विभव मापिए। इन दोनों विभवों के अंतर को ही क्या कहते हैं, विभवांतर कहते हैं। अब विभव अभी पढ़े हैं ना, पढ़े हैं, तो विभवांतर किसे कहते हैं, तो कहेंगे विद्युत परिपथ में किन्हीं दो बिंदुओं के बीच के विभवों के अंतर को विभवांतर कहते हैं। और विभवांतर को VAB द्वारा सूचित किया जाता है। किसके द्वारा? VAB द्वारा सूचित किया जाता है। अब कहिए कि VAB द्वारा कहाँ सूचित किया जाता है? मान लीजिए दो गो बिंदु है, A और B है, A और B है, और इसका यहाँ का विभव क्या होगा, VA, यहाँ का विभव VB होगा। क्या होगा? VB होगा। समझ में आ रही है? तो इसीलिए कहता है VAB बराबर क्या है कि किन्हीं दो बिंदुओं के बीच के विभवों के अंतर का मतलब क्या होता है, घटाव होता है। क्या होता है? तो VA माइनस क्या होता है, VB होता है। समझ में आ रही है? क्या कहेंगे, इधर देखिएगा, यानी विभवांतर VAB बराबर होता है VA माइनस VB, यानी कह सकते हैं VAB बराबर WAB बटा में Q कह सकते हैं। समझ गए हो? यानी कि अब इसका भी सही मतलब, विभवांतर का भी सही मतलब वोल्टेज होता है। क्या होता है? अब विभवांतर को भी VA द्वारा सूचित किया जाता है। किसके द्वारा सूचित किया जाता है? किसके द्वारा? V द्वारा। अब आते हैं, अच्छा एक बात देखिए ना, बड़ा मजा आएगा। देखिए विद्युत धारा, अब भैया विद्युत धारा किस में प्रभावित किया जाता है? चालक तार ऐसे होता है ना, ये क्या है, चालक तार ऐसे होता है कि नहीं होता है? होता है। ऐसे कर दीजिए, ABCD की ये कौन अक्षर है? आई है। पक्का, एकदम पक्का। तो भैया विद्युत धारा को किसके द्वारा सूचित किया था? I के द्वारा। किसके द्वारा? अब ये चालक तार ऐसे नहीं होता है सीधा, अगर ऐसे हम कैसे व्यक्त याद है ना, कैसा उल्टा ना, इसे वो उल्टा कर दीजिए, क्या बन गया ABCD का? I बन गया। तो विद्युत धारा को I द्वारा सूचित किया था। किसके द्वारा? I द्वारा। अब देखिए है विद्युत विभव में, विभव के स्पेलिंग क्या वाला हो? V। तो विद्युत विभव के V से सूचित किया जा रहा है। इनका सही मात्रा को वोल्ट में भी हुआ होता है, वह के स्पेलिंग इन दोनों के V द्वारा सूचित किया जा रहा है। समझ में आ रही है? विभवांतर में वह के स्पेलिंग इन दोनों के V द्वारा, इन दोनों सही मात्रा को वोल्ट, तो उन दोनों के V द्वारा। अब आता है को ए मीटर को A से सूचित किया जाता है। ए मीटर को A से, ए मीटर को A से सूचित किया जाता है। ए मीटर कहला पहले ही क्या होता है? A। क्या होता है? A। तो भैया इंगरा के कहा जाला A। समझ में आ गई? अब ये प्रतिरोध एक में सबसे ज्यादा अक्षर कौन आइल बाटे हिंदी वाला हो? कौन आइल बा? र दू बेरी आवता। र के स्पेलिंग क्या होला? तो प्रतिरोध के R द्वारा सूचित किया जाला। समझ गए जा? अब भुलाइएगा तो किसकी गलती? हमारा गलती है। क्या गलती? तो ये सब संकेत याद हो गया कि नहीं हो गया? हो गया ना। अब आते हैं आगे, अब देखिए आगे क्या है? आगे है सेल किसे कहते हैं? सेल देखे हैं क्या आप लोग? कैसा होता है? सेल क्या देखा है? बैटरी में अच्छा बैटरी क्या देखा है? हाथ उठाइए। देखो सब बकलोलिया गलत फहमी में जी रहा है। सब लोग सेल भी देखो, बैटरी भी देखो। बैटरी के लिए बोले सब लोग हाथ उठाते हैं। अरे भैया पेंसिल वाला जो इस घड़ी में डाला जाता है, पता है इतना छोटा रहता है, वो बैटरी है कि सेल है? वो सेल होता है। क्या होता है?
क्या होता है? अब मोटा वाला बैटरी इतना बड़ा देखे टॉर्च में जो डाला जाता है, ऐसा होता है। ऐसा नहीं होता है? होता है? नहीं होता है? कहो तो ये भैया ये क्या है? सेल है, ये बैटरी नहीं है। और हम लोग बैटरी समझ रहे नहीं, ये है सेल। बैटरी अलग चीज है और सेल अलग चीज है, ठीक है ना? तो हमसे पूछेगा सेल किसे कहते हैं, तो कहेंगे सेल एक ऐसी युक्ति है जो अपने अंदर, देखिए ये इसको बोला जाए इलेक्ट्रोड बोला जाता है। ये धन ध्रुव है और ये है ऋण ध्रुव। क्या है? ऋण ध्रुव है। और इसके बीच में क्या होता है? ग्रेफाइट का छड़ लगा होता है, जो धन ध्रुव यानी कि दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच के विभवांतर को बनाने के लिए भी कार्य करता है, ठीक ना? नीचे से ऊपर तक रहता है, फोड़ते हैं तो उसमें से निकलता है ना काला कलर का इतना बड़ा, तो वो होता है ग्रेफाइट का छड़ होता है। क्या इसका होता है? छड़, ग्रेफाइट का छड़ होता है, ठीक ना? तो अब कहेंगे सेल एक ऐसी युक्ति है जो अपने अंदर होने वाली रासायनिक अभिक्रियाओं के फलस्वरूप दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच के विभवांतर को बनाए रखती है। क्या करती है? क्या बनाए रखती है भैया? विभवांतर को बनाए रखती है। किसके बीच? दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच। सेल मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? दो प्रकार के, प्राथमिक सेल, द्वितीयक सेल। यानी प्राथमिक को बोलते हैं इंग्लिश में प्राइमरी, द्वितीयक को बोलते हैं सेकेंडरी। तो प्राइमरी सेल यानी कि प्राथमिक सेल किसे कहते हैं, तो कहेंगे कि वैसा सेल जिसका उपयोग एक बार करने के बाद बेकार हो जाता है, यानी कि एक बार उपयोग कर लीजिएगा दोबारा उपयोग नहीं कीजिएगा, फेंकना पड़ेगा। समझ गए? तो ऐसे सेल को क्या कहते हैं? प्राथमिक सेल कहते हैं। इसके अंतर्गत आ जाएगा लेक्लॉन्से सेल, डेनियल सेल, शुष्क सेल, और एक आ जाएगा क्या है? देखो वोल्टेज सेल आ जाएगा। क्या आ जाएगा? वोल्टेज सेल आ जाएगा। और दूसरा क्या है? यानी कि द्वितीयक सेल क्या है, यानी कि सेकेंडरी सेल क्या है, तो कहेंगे ऐसी सेल। बकलोली क्या कर रही हो? क्या कर रही है? कपड़ा हटा के कहाँ रखेंगे वो? आप थोड़ा सा इधर हो जाइए, नहीं तो हम डंडा उठा लेंगे तो खराब हो जाएगा। इधर देखिए, द्वितीयक सेल कहेंगे ऐसा सेल, सुनो, ऐसा सेल जिसका उपयोग आवेशित करके बार बार किया जा सके, यानी कि उसे फेंकने की जरूरत नहीं है। चार्ज खत्म हो गया, आवेशित कीजिए, यानी कि चार्ज कर दीजिए। समझ गए? नहीं समझ रहे हो? चार्ज खत्म हुआ, चार्ज कीजिए, उपयोग कीजिए, चार्ज कीजिए, उपयोग कीजिए, चार्ज कीजिए, उपयोग कीजिए। समझ में आ रही है? तो द्वितीयक सेल जानते हैं क्या करता है? पहले क्या करता है कि विद्युत ऊर्जा जब हम चार्ज करते हैं तो विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलता है। अब फिर जब टॉर्च जलाते हैं तो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल के देता है। समझ गए? लेकिन प्राथमिक सेल क्या करता है? केवल रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल के देता है और कुछ दूसरा काम नहीं करता है। समझ में आ रही है? तो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, द्वितीयक सेल बता दीजिए। इसके अंतर्गत जैसे आ जाएगा, इसके एग्जाम्पल में सीसा संचायक सेल, क्षारीय संचायक सेल आ जाएंगे, ठीक है ना? अब आता है बैटरी। बैटरी किसे कहते हैं? तो सेलों के समूह को बैटरी कहते हैं। 3-4 को सेल लगा दीजिए, बैटरी कहलाने लगेंगे, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। विद्युत परिपथ किसे कहते हैं? विद्युत परिपथ किसे कहते हैं? कहेंगे जिस पथ से होकर विद्युत धारा का प्रवाह होता है उसे विद्युत परिपथ कहते हैं। क्या कहते हैं? जिस पथ से होकर विद्युत धारा का प्रवाह होता है उसे विद्युत परिपथ में कहते हैं। अच्छा, ये बताइएगा कि बंद परिपथ में विद्युत धारा का प्रवाह होता है कि खुला परिपथ में? खुला में ना, तोड़ देंगे गोड़ा। बंद परिपथ में विद्युत धारा का प्रवाह होता है, खुला परिपथ में विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है। जैसे मेन हम लोग, ये मेन गली में तार है हम लोगों का, ठीक ना, घर के बाहर, तो यहाँ से तार ले करके यहाँ पे जोड़ते हैं ना, तो ये बंद परिपथ हो गया। समझ गए? और यहाँ से निकाल देंगे ना तो ये खुला परिपथ हो जाएगा। तो खुला रहेगा तब इसमें विद्युत धारा का प्रवाह होगा नहीं हुआ। जैसे जोड़ देंगे ये बंद परिपथ के अंतर्गत आएगा तो कहेंगे इसमें विद्युत धारा का प्रवाह हो रहा है। समझ गए? अब आते हैं, ये कह रहा है परिपथ आरेख किसे कहते हैं? परिपथ आरेख किसे कहते हैं? तो कहेंगे कि विद्युत परिपथ को चित्रानुसार सजाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? परिपथ आरेख कहलाती है। क्या कहलाती है? परिपथ आरेख। अब आता है प्रतिरोध किसे कहते हैं? प्रतिरोध किसे कहते हैं? जानते हैं प्रतिरोध किसको कहते हैं? जैसे में ब्रेकर देखे, ब्रेकर एक बार 4-5 को ब्रेकर कहीं रहता है, नहीं तो एक को ब्रेकर रहता है। तो ब्रेकर रहता है तो गड़िया क्या होता है? तेज हो जाता है, स्लो हो जाता है ना। तो विद्युत धारा का प्रवाह हो रहा है ना, आज जहाँ भैया प्रतिरोध आ जाएगा ना,
ब्रेकर का काम करता है, स्लो हो जाएगा विद्युत धारा। समझ गए? प्रतिरोध जहाँ आएगा वहाँ पे विद्युत धारा क्या हो जाएगा? स्लो। यानी कि विद्युत धारा क्या करता है कि अरे प्रतिरोध क्या करता है? विद्युत धारा का विरोध करता है। क्या करता है? विरोध करता है। समझ में आ रही है? तो विरोध करेगा तो भैया कोई चीज स्लो हो जाएगा। तो कहेंगे प्रतिरोध किसे कहेंगे? तो कहेंगे प्रतिरोध वह कारक है जो विद्युत धारा का विरोध करता है, या कहेंगे कि विद्युत धारा को विरोध करने वाले कारक को प्रतिरोध कहते हैं। क्या कहते हैं? विद्युत धारा के विरोध करने वाले कारक को प्रतिरोध कहते हैं। समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? जिसे आर द्वारा सूचित किया जाता है, जिसे आर द्वारा सूचित किया जाता है। और इसका ईसाई मात्रक जानते हैं क्या होता है? ओम होता है। ओम क्या होता है? ओम, मंत्र वाला ओम नहीं, ये वाला ओम उल्टा लोटा बना दीजिए, ये ओम कहलाने लगेगा। समझ गए? इसको क्या बोलते हैं? ओम बोलते हैं। और विद्युत और चालक जो प्रतिरोध होते हैं ना, जो चालक के प्रतिरोध होते हैं दो प्रकार से संयोजित किए जाते हैं। पहला श्रेणी क्रम, दूसरा समानांतर क्रम। अब देखिए श्रेणी क्रम संयोजन क्या है, किसे कहते हैं? श्रेणी क्रम को इंग्लिश में बोलते हैं पैरेलल ग्रुपिंग। अरे कौन ग्रुपिंग? सीरीज ग्रुपिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सीरीज ग्रुपिंग। और इसको बोलते हैं पैरेलल ग्रुपिंग बोलते हैं। समझ गए? अब श्रेणी क्रम संयोजन में होता क्या है, कैसे संयोजन होता है, जरा देख लीजिएगा। ये हो गया R1, R2, R3। अब देखिए ये मान लीजिए ये माइनस हो गया तो ये प्लस, ये माइनस प्लस, ये माइनस प्लस। अब देखिए इसमें क्या है, ये पहला चालक तार है। पहला चालक तार के क्या है? ये धन ध्रुव। दूसरे चालक तार के क्या है? ऋण ध्रुव। दूसरे चालक तार के धन ध्रुव और पहले चालक तार के ऋण ध्रुव। तीसरे चालक तार के सॉरी कहेंगे ऐसा संयोजन जिसमें पहले चालक तार के धन ध्रुव दूसरे चालक तार के ऋण ध्रुव से, दूसरे चालक तार के धन ध्रुव तीसरे चालक तार के ऋण ध्रुव से जुड़े हो, तो ऐसे संयोजन को श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। कौन सा संयोजन कहते हैं? श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। और इसका समतुल्य प्रतिरोध R बराबर होता है R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस डॉट 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 Rn कह सकते हैं प्लस। समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? अब आती है समानांतर क्रम संयोजन किसे कहते हैं? समानांतर क्रम संयोजन किसे कहते हैं? तो कहेंगे चालक तार के ऐसी संयोजन जिसमें सभी चालक तार के धन ध्रुव को एक बिंदु पर और सभी ऋण ध्रुव के एक अन्य बिंदु पर जोड़ दिया जाए, तो ऐसे संयोजन को समानांतर क्रम संयोजन कहते हैं। क्या कैसे संयोजन कहते हैं? समानांतर क्रम संयोजन कहते हैं। अब इसमें देखिए कैसे होता है। यहाँ पे प्लस सभी प्लस को एक जगह पे और सभी ऋण को एक जगह पे जोड़ दिया जाता है। तो ऐसी संयोजन क्या कहलाती है? समानांतर क्रम संयोजन कहलाती है। ये हो गया R1, ये हो गया R2 और ये हो गया R3 हो जाएगा। समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? अब देखिए हमारे घरों में जो संयोजन होते हैं किस प्रकार से होते हैं? श्रेणी क्रम की समानांतर क्रम? समानांतर क्रम में होते हैं। समझ गए? समानांतर क्रम में अगर एक प्रतिरोध खराब हो गया ना तो सभी बल्ब जलते रहेंगे, बाकी सभी टीवी पंखा चलते रहेंगे। अगर श्रेणी क्रम में जोड़ देंगे, अगर एगो पंखा खराब हो गया, चाहे एगो पंखा बंद कर दीजिएगा, सभी सारे के सारे घर में पंखा बंद हो जाएंगे। एगो बल्ब खराब हो जाएगा, सब के सब बंद हो जाएंगे। खराब नहीं होंगे लेकिन बंद हो जाएंगे। समझ में आ रही है? कृपया ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों के पास शेयर करना ना भूलें। इस वीडियो में यहीं के लिए समापन की ओर बढ़ते हैं। जय हिंद।